अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हीर है और आज की ये हम हॉरर कहानी आप कहाँ से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह करने से हमारी और आपकी नज़दीकियाँ बढ़ जाएंगी। चलिए कहानी को शुरू करते हैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए और कहानी भी मेरी ज़ुबानी सुनते हैं। दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर के रहने वाले एक शख्स की है जिसका नाम देवकरण है। देवकरण पेशे से एक ट्रक ड्राइवर है। तो चलिए अब ये कहानी देवकरण के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले जैसा कि मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सी हॉरर कहानियाँ सुनी होंगी लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की हमारी ये कहानी सुनकर आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आ गए हैं तो चैनल को लाइक किए बगैर मत जाइएगा। हमारी और आपकी नज़दीकियाँ बढ़ती रहेंगी। आगे आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच जाएगी। तो ज़्यादा समझ ना लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। देवकरण एक मध्य प्रदेश के शहर का रहने वाला है। एक ऐसा शहर जो कि भारत के इतिहास में अपनी एक अलग ही जगह रखता है। लेकिन इस शहर में रहने के दौरान मेरे साथ एक बार ऐसा डरावना हादसा हुआ जिस हादसे को मैं आज तक भुला नहीं पाया। दरअसल जैसा कि कहानी में मैं पहले भी आप लोगों को बताया हूँ कि मेरे पेशे से एक ट्रक ड्राइवर हूँ। दिन रात मेरे सिर्फ यही एक काम होता है कि ट्रक एक जगह से माल लोड कर दूसरी जगह तक पहुँचाना। लेकिन पिछले कुछ सालों से मैं सिर्फ रात के वक्त ही ट्रक चला रहा था क्योंकि दिन के वक्त ट्रैफिक बहुत ज़्यादा मिलता है जिसकी वजह से आपकी में काफ़ी एक जगह से दूसरी जगह तक माल पहुंचाने में लगभग दुगना ही वक्त लग जाता है। इस वजह से मेरी शुरू से यही आदत थी कि जितना ज़्यादा हो सके इतना ज़्यादा मैं रात का ही सफ़र तय करूं। लेकिन कई बार मुझे जैसे ट्रक ड्राइवर के साथ रात के वक्त किसी सुनसान और वीरान जगह पर कई ऐसे ड्रोने हादसे हो जाते हैं जिन हादसों में से कुछ हादसों को तो हम लोग वक्त के साथ साथ भूल ही नहीं पाते। लेकिन कई डरावने हादसे ऐसे होते हैं जो कि हमारे जहन में हमेशा के लिए अपनी एक अलग ही छाप छोड़ देते हैं जिनको हम लोग कभी भी हमारे जहन से निकाल नहीं पाते। और आज जब भी कभी रात के वक्त सफ़र तय करते हुए कोई सुनसान और वीरान जगह दिखाई दी जाती है तो एक ही पल में मुझे डरावना हादसा याद आ जाता है जो कि असल हकीकत मेरे साथ कभी न कभी हुआ होता है। और आज आप लोग के इसी तरह के बहुत सी भयानक डरावने हादसे की कहानी लेकर आया हूँ जो कि एक बार मेरे साथ इस तरह की सुनसान और वीरान सड़कों पर सफ़र तय करते हुए हुआ था। दरअसल आज मैं आप लोगों के लिए जो कहानी लेकर आया हूँ ये बहुत ही भयानक और डरावने हादसे की कहानी है जो कि मेरे साथ इस तरह की सुनसान और वीरान सड़कों पर अक्सर पेश आया करती थी। दरअसल आज मैं आप लोगों के लिए जो कहानी लेकर आया हूँ यह कहानी आज से लगभग 20 साल पहले की है। इतनी पुरानी कहानी की बात सुनकर आप लोगों को कहीं ना कहीं मेरी उम्र का भी अंदाज़ा हो ही गया होगा। लेकिन अगर कुछ लोग नहीं समझ पा रहे तो मैं इन लोगों को बता दूं कि इस वक्त मेरी उम्र लगभग 50 साल है। और जिस वक्त मेरे साथ ये ड्रोना हादसा पेश आया इस वक्त ना यही कोई लगभग 30 साल की उम्र के पास था। लेकिन इतनी उम्र में होने के बावजूद जब मेरे साथ वो ड्रोना हादसा हुआ मैं किसी छोटे बच्चे की तरह बिल्कुल डर के मारे कांप उठा था। उस वक्त मुझे समझ ही नहीं आया था कि आखिर मैं आगे जाके क्या करूं। आखिर अब मैं क्या करूं क्योंकि अगर आप लोग इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो शायद आप लोगों को भी समझ में नहीं आएगा। अगर कभी आप लोगों के साथ भी कोई ऐसा हादसा हो तो ऐसे में इस वक्त आप लोग क्या करो। दरअसल उस वक्त रात के लगभग 4 बज चुके थे। ट्रक चलाते हुए लगभग मुझे 5 साल का समय हो गया था। अब इस वक्त मैं नया नया ड्राइवर तो नहीं था तो जैसे मुझसे कहा जाता उस टाइम पर मैं बिल्कुल वैसा ही करता क्योंकि नया नया काम मिला था और इस नए काम को मैंने छोड़ना नहीं चाहता था। साथ ही इस वक्त मैं किसी और के ट्रक ड्राइवर का काम किया करता था क्योंकि उस वक्त मेरे पास खुद का कोई ट्रक नहीं था। ऐसे में मुझे हर वक्त एक बात का डर लगा रहता था कि अगर मैंने कभी भी किसी माल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए मना कर दिया तो शायद वो ट्रक का मालिक मुझे मेरी नौकरी से निकाल देगा। इस वजह से चाहे मुझे नींद आ रही होती थी या फिर मेरी तबीयत ख़राब रहे लेकिन मैं किसी भी हालत में हर वक्त ट्रक चलाने के लिए तैयार रहता था। शायद इस चीज़ की वजह से इस दिन मेरे साथ वो ड्रोना हादसा पेश आया क्योंकि इस वक्त अगर मुझे भरपूर नींद मिली होती तो शायद मैं वैसे ही सुनसान जगह पर रुकने की गलती कभी भी ना करता। दरअसल वो बरसात का मौसम था। इस दिन लगातार बारिश बरसते हुए पूरे 4 दिन हो चुके थे जिसकी वजह से हर तरफ चमका जाम हो रहा था और हर तरफ कीचड़ फैला हुआ था।
और कहीं तो सड़कें जाम हो रही थी। किसी से कुछ भी सामान इधर-उधर नहीं हो पा रहा था। तेज़ बारिश की वजह से कई रास्ते ऐसे थे जो छोटी-छोटी जगह से बंद हो चुके थे। थैलियों में दूध की पैकिंग करके इसको मार्केट में निकाला जाता था। इस चीज़ की सप्लाई की जाती थी। तो ऐसे में 4 दिन के बाद मुझे मजबूरन अपने इस वक़्त में ग्वालियर से लखनऊ शहर के लिए निकलना पड़ा। ऐसे में मुझे काफ़ी ज़्यादा लंबा वक़्त लग गया। और इसमें मुझे बहुत वक़्त लगते-लगते बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए शाम की भी करीब आ चुकी थी। मैं अपने ट्रक को लेकर निकल गया था, क्योंकि जैसा कि मैंने कहानी में आपको पहले बताया कि मेरा ऐसा मानना था कि रात के वक़्त ट्रैफ़िक बहुत कम होती है। इसी से मैं लगभग रात के वक़्त ही सफ़र तय करता था। अब जैसे हाईवे से होते हुए इस वक़्त मैं लखनऊ शहर की तरफ जा रहा था। इस हाईवे पर एक जगह पर मुझे आगे की तरफ थोड़ा-सा ट्रैफ़िक दिखाई दिया, और जब मैं इस ट्रैफ़िक में फँस जाता तो ट्रैफ़िक में फँसने के बाद मुझे पता चलता कि इस हाईवे पर आगे की तरफ जो फ्लाईओवर है, इसके नीचे काफ़ी ज़्यादा पानी भर चुका था, जिसके कारण इसका कुछ हिस्सा डूबा हुआ था। अब ऐसे में वो हाईवे पर पूरी तरीके से बंद पड़ चुका था, लेकिन अब मेरे ऊपर इस दूध को लखनऊ शहर तक पहुँचाने में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था। इस वजह से मुझे किसी भी हाल में कोई भी दूसरा शॉर्टकट रास्ता लेकर इस जगह से निकलना था, लेकिन चारों तरफ से फँस जाने के कारण मैं किसी दूसरे रास्ते पर भी वहाँ से नहीं निकल सकता था। लेकिन फिर थोड़ी ही देर में वहाँ पर ट्रक पुलिस कुछ गाड़ियाँ आती हैं और वो एक दूसरे रास्ते से सभी गाड़ियों को निकालने लगती हैं। जब मेरे ट्रक की बारी आती तो मैं इनमें पुलिस वाले से पूछता, भाई साहब ये रास्ता आगे जाकर कहाँ से निकलेगा? तो मुझे बताता ये इसी हाईवे पर निकलेगा, लेकिन बीच रास्ते में बारिश के कारण भी है, हो सकता है पानी ज़्यादा भरा हुआ हो। आप तो अब लोग बहुत ज़्यादा ध्यान से चलाना, क्योंकि ये शॉर्टकट रास्ता है, पूरा का पूरा कच्चा और जंगलों के इलाके के अंदर से गुजरेगा, जिसके चलने चलते अंदर इस रास्ते की क्या हालत है इस बारे में किसी को कुछ पता नहीं। इस वक्त मैं बाकी की गाड़ियों के साथ साथ इस कच्ची सड़क पर निकल गया, लेकिन मुझे बार बार यही डर सता रहा था कि कहीं इसकी कच्ची सड़क पर भी आगे की तरफ जंगल में कोई नदी या नाला ना मिल जाए, कहीं इतना ज़्यादा पानी भरा हो और और मैं वहाँ फँस जाऊँ, वहाँ से अपने ट्रक को कैसे निकाल सकूँगा? तो मेरे लिए यही है कि अब ज़्यादा बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। अब जिस वक़्त मैं शॉर्टकट रास्ते पर इस फ्लाईओवर के पास से निकला, इस वक़्त रात के लगभग 4 बजने का वक़्त हो गया था और तब तक मुझे फैक्ट्री से निकले हुए भी ज़्यादा वक़्त गुज़र चुका था। तो ऐसे में अब मैं वापस फैक्ट्री भी नहीं जा सकता था, क्योंकि मुझे इस वक़्त कुछ अच्छी तरीके से पता चल चुका था कि अगर मैं इस दूध को लेकर वापस जाऊँगा फैक्ट्री की तरफ, तो फैक्ट्री के मालिक को बहुत गुस्सा आएगा और मुझे काफ़ी ज़्यादा डाँट पड़ जाएगी। हो सकता है मेरे ट्रक का मालिक मुझसे इस नौकरी से भी निकाल दे। लेकिन इस वक़्त मेरे ऊपर घर की सारी ज़िम्मेदारियाँ थीं, जिसके चलते ही मैं इस नौकरी को छोड़ना नहीं चाहता था। अब मुझे कच्ची सड़क पर भी चलते हुए जाना था। लगभग 1 घंटे का वक़्त हो गया था। मेरे आगे-पीछे कई गाड़ियाँ जा रही थीं, लेकिन उस वक़्त जब मैं ट्रक चला रहा था, तो मुझे बार-बार बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी और झपकी आ रही थी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से ना मैं सो पाने के कारण मेरी आँखों में बहुत ज़्यादा नींद भरी हुई थी। अब यहाँ पर अब लोग सोच रहे होंगे कि मैंने तो पिछले 4 दिन से बारिश के कारण कोई भी माल की डिलीवरी नहीं की, तो फिर मैं सोया क्यों नहीं था? यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ कि जैसे मैंने आपको कहानी में पहले भी बताया कि मेरे ऊपर पूरी घर की ज़िम्मेदारियाँ हैं, जिसकी वजह से 4 दिन तक मैं छुट्टी पर अपनी मज़दूरी को नहीं छोड़ना चाहता था। इस वजह से ट्रक चलाने की वजह से मैंने इस फैक्ट्री के अंदर एक कुछ छोटा-मोटा काम किया था। इन 4 दिनों तक यही करता रहा। हालाँकि इस वक़्त दूध का जो फ़िल्टरिंग का काम होता, वो तो बंद पड़ा था, लेकिन फिर भी फैक्ट्री में ऐसे बहुत से छोटे-छोटे काम मिल जाते, जो कि मैं पेंडिंग में पड़े रहते। इस वक़्त मैंने बारिश के अंदर दिन-रात लगकर वही काम किए थे। इन 4 दिनों के दौरान ही मैंने 10 दिन की कमाई कर ली थी। लेकिन लगातार इतने दिनों तक कम नींद लेने की वजह से मेरी जब ट्रक चला रहा तो मुझे बार-बार नींद और झपकी आने लगी। इस वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा आँखें फाड़-फाड़ कर इस वक़्त इस जंगल नुमा इलाके से अपने ट्रक को लेकर गुज़र रहा था। पीछे की तरफ मेरा जो ट्रक था, इसमें काफ़ी ज़्यादा दूध की पैकिंग हुई थैलियाँ भरी हुई थी। साथ ही इस टाइम पर जिस ट्रक को मैं चला रहा था, वहाँ पे कंट्रैक्टर था, जो ऐसे में इतने लंबे ट्रक को भी काफ़ी तेज़ स्पीड में भी नहीं चला सकता था। जो जंगल की सड़क थी, वो तेज़ स्पीड में ट्रक चलाने के लायक भी नहीं थी। लेकिन तभी इस सड़क पर
ट्रक चलाते जाते मैं देखता हूँ कि सड़क के किनारे जंगल के बीच एक बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ है, जो कि रास्ते से गुजरने वाली मेरी हर तरफ कई ट्रक ड्राइवर को, बाकी गाड़ियों को रुकने के लिए हाथ से इशारा कर रहा था। लेकिन कोई भी इसके आसपास अपने ट्रक या गाड़ी को नहीं रोक रहा था। साथ ही इस वक्त हल्की हल्की बारिश की बूंदें भी हो रही थी। और वो बूढ़ा आदमी, क्योंकि जब कभी भी किसी बूढ़े आदमी को या मुझे अपने माँ बाप की याद आ जाती, इस वक्त मैं मन ही मन में सोचने लगा, और इनको कोई इस तरीके से लिफ्ट क्यों नहीं दे रहा, तो मुझे कैसा लगता अगर यहाँ मेरे माँ बाप होते। आदमी को दूर से देखता ट्रक को रोकते ही मैं जोर से आवाज लगाकर साइड वाली खिड़की से इसे पूछता हूँ कि बाबा कहाँ जाना है। तो बूढ़ा आदमी जैसे मुझे अपने हाथ से आगे की तरफ इशारा करता है। मुझे कहता है कि साहब, यहाँ थोड़ी दूर आगे मेरा काम है, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर मुझे वहां तक छोड़ दोगे। पिछले काफी लंबे समय से यहाँ बारिश में भीग रहा हूँ, कोई लोगों ने मुझे लिफ्ट मांगने की कोशिश की तो वो भी नहीं दे रहे, लेकिन कोई भी मुझे लिफ्ट नहीं दे रहा। घर पर मेरी बीवी अकेली है और बीमार भी है। मैं शहर की तरफ इसके लिए दवाई लाने आया था। सुबह से निकला हुआ हूँ और मैंने कुछ खाया भी नहीं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही है। अब तो हाथ पैरों ने भी जवाब दे दिया। अब मुझसे चाहे थोड़े बहुत पैसे ले रहे हैं, लेकिन मुझे किसी भी तरीके अपने ट्रक में लिफ्ट दे दे। जब मैं इस बूढ़े आदमी की ये बातें सुनता तो मुझे इसके ऊपर और भी ज़्यादा तरस आने लगा, जिसकी वजह से मैं इससे कहता हूँ कि ठीक है बाबा, जल्दी से आकर ट्रक के कैबिन में बैठ जाओ। अब जैसे ही मैंने इससे बात की कही तो वो बूढ़ा आदमी थोड़ा मन ही मन में खुश हुए मेरे ट्रक के सामने आकर साइड की खिड़की खोलकर मेरे ट्रक के कैबिन में बैठ गया। इसके ट्रक में बैठते ही मैं फिर से अपने ट्रक को वहां से आगे की तरफ जल्दी जल्दी निकालने लगा, क्योंकि जिस वक्त मेरे ट्रक को रोककर इससे बातें पूछी तो वो पीछे की तरफ से अरे दूसरे ट्रक और गाड़ियां भी हॉर्न मार रहे थे। इस वजह से मैं जल्दी से वहां से अपने ट्रक को निकालने की कोशिश करता, और अभी मैं इस बूढ़े आदमी के साथ अपने ट्रक में इसका कुछ कच्ची सड़क पर चलता हुआ जा रहा था कि तभी ट्रक चलाते चलाते मैंने इसकी तरफ कुछ पल के लिए देखा। मुझे दिखाई दिया कि वो बूढ़ा आदमी ठंड के मारे काफी ज्यादा कांप रहा था। इसने अपने दोनों हाथों को अपने कलेजे के पास समेट कर लगाया हुआ था। इसकी वो हालत देखकर मुझे ऐसा लगा कि जैसे इसको काफी ज्यादा ठंड लग रही हो। इस वजह से मैंने चलते हुए ट्रक से अपने खास से पीछे की सीट पर रखी हुई मेरी एक छतरी उठाई और इसे कहता हूँ कि बाबा ये अपने ऊपर कर लो, और मैंने साथ में उसको कंबल भी दे दिया। ऐसे लग रहा था जैसे इसको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही हो। मेरे ऐसे कहते ही वो बूढ़ा आदमी बिना कुछ कहे वो छतरी भी ले ली और कंबल ओढ़ ले था, क्योंकि शायद इसको इस वक्त इस चीज़ की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी। लेकिन इसे ओढ़ने के बाद वो मुझसे कहता है कि बेटा तुम्हारी बहुत बहुत मेहरबानी, जो तुमने मेरे ऊपर इतनी मेहरबानी खाई, वरना मैं पिछले 2 घंटे से इस जगह पर खड़ा रहकर काफ़ी लोगों से मदद मांगता रहा। तो किसी ने ऐसा कहने पर इस बूढ़े आदमी से कहता हूँ कि बाबा अगर आपको शहर ही जाना था तो आप किसी हाईवे पर रास्ते पर खड़े होते, अब इस जंगल की सड़क से इस तरफ क्यों जाते हो। तो वो बूढ़ा आदमी मुझसे कहता है कि इस तरफ से जाने पर हमारा गांव पीछे की तरफ है, जो शहर की से काफी नजदीक पड़ता है। साथ ही मेरे पास किसी गाड़ी वाले का किराया देने के लिए इतने पैसे नहीं थे, मैं सड़क से होते हुए किसी गाड़ी की तरफ जाऊं। इस वजह से हर बार इस जंगल के रास्ते से शहर की तरफ जाता हूँ, लेकिन आज इस बारिश की वजह से घर पहुंचने में बहुत ज़्यादा लेट हो गया। और घर पर तुम्हारी अम्मा मेरी राह देख रही है, क्योंकि इसको कल रात से ही पेट में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था। साथ ही कुछ ही खा भी नहीं रही थी। इसने खाते वक्त मुझसे कहा था कि जब मैं घर पर लौटूं तो इसके लिए कुछ खाने के लायक लेकर लौटूं, क्योंकि वो ऐसी वैसी चीज़ें तो नहीं खाती, और जो भी खाती है वो बाहर मार्केट में कहीं मिलती नहीं, क्योंकि इसको बिल्कुल ताज़ा ताज़ा चीज़ें खाना पसंद है। इस वजह से हम लोग जंगल के इलाके में रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने जो चाहते हैं वो बड़ी आसानी से मिल जाता है। शायद आज भी मिल जाए। अब इस वक्त इस बूढ़े आदमी ने जब मुझसे ये बातें की तो मैंने सोचा कि शायद ही जंगल में उगने वाली सब्जियों और फलों की बातें कर रहा हो, जो शायद ताज़ा मिल रही हूँ। यही बात सोच के मैं इस वक्त इससे सब चीज़ों के बारे में कुछ ना कुछ पूछता रहा, लेकिन उसने कुछ ज़्यादा पूछते हुए बताया नहीं। लेकिन जब वो बूढ़ा आदमी मेरे ट्रक के कैबिन में बैठा हुआ था, इस वक्त मैं देखता हूँ कि वो लगातार सामने की तरफ एक खतरा देख रहा है। कुछ देर बाद चलते चलते इस सड़क पर एक घुमाव आया। वो घुमाव एक टी पॉइंट की तरफ था, जिसमें जो बाकी की गाड़ियां थीं इस टी पॉइंट से जान लेकर दूसरी तरफ जा रही थी। लेकिन जैसे ही मैं इस टी पॉइंट पर अपने ट्रक को घुमाने लगा तो वो बूढ़ा आदमी मुझसे कहता है, अरे बेटा
तुम इस तरफ क्यों जाने की गलती मत करो, क्योंकि ये जो रास्ता आ गया है इस तरफ जा रहा है, वहाँ तुमको इस बारिश के कारण काफ़ी ज़्यादा पानी भरा हुआ मिलेगा। वहाँ पर तुम्हारे ट्रक के फंसने के काफ़ी ज़्यादा चांस है। तुम ऐसा मत करो। इस टी पॉइंट से इस तरफ ट्रक को ना घुमाओ, सीधा लेकर चलो, क्योंकि इस तरफ मेरा काम है और इस तरफ से जाने पर तुम्हें दूर से ही इस जंगल के बीच में मुझे गांव का जैसा इलाका दिखाई देने लगा। काम के बगल से गुजरने लगा तो वो बूढ़ा आदमी मुझे फिर से कहता है वो रास्ता भी आगे जाकर इसी सड़क पर फिर से निकल आएगा। लेकिन कहीं तुम्हें सोचता होगा कि ये बूढ़ा आदमी तो मुझसे चिपक ही गया है, थोड़ी ही देर बाद वो खुद ही पैदल निकलेगा, इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। इस वजह से मैं इसे थोड़ा तेज आवाज में कहता हूँ, अरे बाबा, अब तुम थोड़ी दूर पैदल भी जा सकते हो, मुझे वैसे भी बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है। मुझे ट्रक में पीछे की तरफ जो माल है इसको जितना जल्दी हो सके इतना जल्दी एक शहर में पहुंचाना है, तो आप मैं जल्दी से ज़्यादा मदद नहीं कर पाऊंगा। यही बात कहकर मैं अपने ट्रक को इस काम के बगल से गुजार ही सड़क के ऊपर रोक देता हूँ। मेरे वहाँ पर ट्रक रुकते ही वो बूढ़ा आदमी मेरी बात समझ चुका था और मेरे ट्रक से नीचे उतर जाता है। जैसे ही वो मेरे ट्रक से नीचे उतरता तो फिर से अपने ट्रक को वहाँ से स्टार्ट करके आगे निकल लेता हूँ। लेकिन थोड़ी दूर जाते ही मुझे याद आता है कि इस बूढ़े आदमी ने तो मेरी वो छतरी और कंबल मुझे वापस ही नहीं लौटाया, जिसको मैंने इसको सर्दी से बचने के लिए उड़ाया था। लेकिन फिर मैं सोचता हूँ कोई बात नहीं, मैं दूसरा ले लूँगा, इस वक्त वो बूढ़े आदमी के काम आएगा। बहुत अच्छी बात है। वैसे भी वो बूढ़ा मुझे बता रहा था कि वो काफ़ी ज़्यादा गरीब है, इसके पास किराए के भी पैसे देने को नहीं। लेकिन फिर मैं सोचता हूँ कि जब इसने मुझे लिफ्ट मांगी तब इसने मुझसे ऐसा क्यों नहीं कहा कि वो मुझे किराए के पैसे दे दे। फिर मुझे लगा कि शायद इस वक्त किसी ने भी इसको लिफ्ट नहीं दी, तो शायद इस वजह से इसने मुझे पैसों की लालच देकर ट्रक रोकने के लिए कहा। अब आपको लिफ्ट लेने के लिए ऐसी बातें तो करनी होती है ना। लेकिन अब जैसे ही मैं इस काम के बगल से गुजरने लगा तो मुझे बार बार बहुत तेज़ नींद आने लगी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं अब थोड़ी ही देर में ट्रक रोककर सो जाऊं या ट्रक रोककर यहाँ से जल्दी जल्दी चला जाऊं। इस चीज़ के चलते मैंने मन ही मन में खुद से कहा, अरे देवकर, जिंदगी में हमेशा ऐसे ही ट्रक चलाना है, ये सब चीज़ें ऐसे ही चलती रहेंगी। अगर जिंदगी चलती रही तो हम दूसरा कोई काम कर लेंगे, लेकिन अगर नींद के कारण अपने साथ कोई हादसा हो गया तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगी। और अगर थोड़ा बहुत लेट भी पहुंच जाएं तो कह देंगे कि रास्ते में बारिश की वजह से टाइम लग गया। ये बात सोचकर मैं इस गांव के बगल में अपने ट्रक को रोक देता हूँ, क्योंकि मैंने सोचा अगर तो फिर से जंगल का इलाका आने वाला है, वहाँ ट्रक रोक कर थोड़ी देर नींद की झपकी लेने से अच्छा है मैं इस काम को सर अंजाम दे दूँ। क्योंकि अगर बीच में कोई गड़बड़ हो जाती तो मदद के लिए मेरे पास इस काम के लिए कोई नहीं था जिनसे मैं मदद मांग लूँ। लेकिन इस वक्त मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं था, जिस जगह से मैं मदद मांगने के लिए सोच रहा हूँ इस जगह से मुझे कोई मदद नहीं बल्कि कुछ और ही मिलने वाला है। अब जैसे ही मैंने इस जगह पर ट्रक को रोका और ट्रक को रोककर ट्रक के हेडलाइट की रोशनी बंद करके मैं सोने की कोशिश करने लगा, उस वक्त ट्रक की हेडलाइट्स की रोशनी बंद करते ही चारों तरफ बिल्कुल घना अंधेरा छा गया था। सोते वक्त मैंने देखा कि बगल में जो काम है इस गांव में कहीं पर भी किसी भी घर में कोई भी लाइट नहीं जल रही। लेकिन फिर मैं सोचता हूँ कि शायद हो सकता है इस गांव में जंगल के बीच कोई भी लाइट का रास्ता ना हो और लोग लालटेन या फिर वाकई कई चीज़ों से आग जलाकर अपना काम निकालते होंगे। लेकिन शायद इस बारिश के मौसम में किसी ने भी कोई जगह आग भी नहीं जला रखी थी। यही बात सोचकर इस वक्त मैं वहाँ पर सो जाता हूँ। अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि इस वक्त मुझसे काफ़ी तेज़ नींद आ रही थी, तो इस चीज़ के चलते मुझे सोते ही वहाँ पर नींद आ गई। और अभी मैं नींद में ही था कि तभी मुझे अचानक से किसी चीज़ के खटकने की आवाज़ सुनाई देती। अब मुझे वो आवाज़ सुनाई देती तो मैं एक दो बार फिर नींद में से इस चीज़ को नज़रअंदाज कर देता, फिर से नींद में लेने की कोशिश करता। लेकिन जब बार बार किसी चीज़ को खटकने की आवाज़ आने लगे तो जब मैं अपनी आंखों को खोल कर देखता हूँ तो मुझे दिखाई देता है कि कोई बाहर की तरफ से मेरे ट्रक की खिड़की को खटखटा रहा है। जैसे ही वो चीज़ होती तो मेरे डर के मारे होश उड़ जाते। मैं उठकर साइड में देखता, क्योंकि मुझे लगा कि कहीं कोई लालटेन बाहर की तरफ तो नहीं आ गया। लेकिन जब मैंने बाहर की तरफ झांक कर देखा तो मुझे दिखाई दिया कि बाहर की तरफ और कोई नहीं बल्कि वही बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ है, जो कि अभी अभी मेरे साथ इस काम तक के लिए आया था।
लेकिन इस बार इस बूढ़े आदमी के हाथ में एक बड़ी सी केतली थी। इस केतली को देखकर मुझे समझ आ गया कि शायद ये बूढ़ा आदमी मेरे लिए अपने घर से चाय बनाकर लाया है, क्योंकि इस वक्त इसके हाथ में जो केतली थी वो एक चाय डालने वाली केतली थी। अब इसको बाहर खड़ा हुआ देखकर मैं इस बूढ़े आदमी से कहता हूँ, अरे बाबा आप बाहर क्यों खड़े हैं, अंदर आ जाओ। तो फिर मेरे ऐसे कहते हैं वो बूढ़ा आदमी अंदर चढ़ जाता है। मुझसे कहता है कि जब मैं ट्रक से नीचे उतरने के बाद मैं अपने घर की तरफ जा रहा था तो मेरे जाते जाते ही ट्रक की बंद होने की आवाज़ सुनी, और इस आवाज़ को सुनकर मैं वापस इस तरफ लौट कर आया। मेरी मदद के लिए अपने घर जाते ही तुम्हारी अम्मा से तुम्हारे लिए चाय बनवाई, और इतना लंबा सफ़र तय करने के दौरान ट्रक ड्राइवर को चाय पीने की बहुत ही आदत हो जाती है। और साथ मैंने ये भी सोचा क्यों ना तुम्हारा कंबल जो मैं ले आया हूँ तो तुम भूल चुके हो वो भी तुम्हें कंबल अपने साथ ले आऊँ और तुम्हें वापस लौटा दूँ। मैंने सोचा चाय के बहाने मैं तुम्हें ये कंबल भी लौटा दूंगा। और इस बूढ़े आदमी के मुंह से ये बात सुनकर मेरे मन ही मन में मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारा ये कंबल भी लौटा दूँ और तुम्हें चाय भी दूँ। और इस बहाने मैंने ये सोचा कंबल वापस लौटाने के बाद मेरे वापस पास आया, और वो बूढ़ा आदमी कितना अच्छा और ईमानदार है। इस छोटे से कंबल को वो वापस लौटाने मेरे पास आ गया और साथ ही मेरे लिए चाय बनाकर भी लाया। लेकिन वो बूढ़ा आदमी वही के वही मुझे वो कंबल देकर अपने साथ लाए हुए एक गिलास में चाय डालने लगता, और इस गिलास में चाय डालने के बाद वो गिलास पकड़ता और मुझसे वो कंबल देकर मेरे ट्रक से नीचे उतर गया और इस गली की तरफ निकल जाता। जिस वक्त मैं ट्रक में बैठा हुआ था इसकी दी हुई चाय पी रहा था, तो चाय पीते पीते मुझे याद आया कि अरे इस बूढ़े आदमी ने तो अपनी कंबल और अपने गिलास को वापस ही नहीं लिया, तो फिर भला मैं इसके दिए हुए गिलास को वापस क्यों लेकर जाऊं। हो सकता है साथ ही इस वक्त जो गिलास मेरे हाथ में है और वो काफ़ी ज़्यादा पुराना लग रहा था, कोई स्टील या कागज़ का गिलास नहीं था बल्कि वो एक तांबे का गिलास था। तांबे का बड़ा सा गिलास था। इसे वापस लौटाकर मैं ऐसे बिना वहाँ नहीं जा सकता। इस वजह से वो चाय पीने के बाद मैं इस गिलास को लेकर अपने ट्रक को आगे बढ़ाने लगा, लेकिन तभी अचानक से ही मेरी नज़र मेरे इस कंबल पर पड़ जाती, जिस कंबल जिस कंबल को वो बूढ़ा आदमी मुझे वापस लौटा कर गया था। जैसे ही मैं इस कंबल को देखता हूँ तो मुझे कुछ अजीब सा लगता है, इसलिए जब मैंने वो से इस कंबल की तरफ देखा तो मुझे दिखाई दिया कि इस कंबल पर जगह जगह खून के धब्बे लगे हुए हैं। ये चीज़ देखकर मुझे बहुत ज़्यादा हैरत हुई, क्योंकि जब मैंने इसको वो कंबल दिया था इस वक्त तो कंबल बिल्कुल साफ सुथरा था। तभी भी जब वो बूढ़ा आदमी मुझे वो कंबल वापस लौटा कर गया तो इतनी जल्दी इस पर खून के धब्बे कैसे आ गए, ये वक्त मुझे समझ नहीं आ रहा था। इसलिए मैं सोचता हूँ कि चलो इस बूढ़े आदमी को ये गिलास भी वापस लौटा दूंगा और इससे शुक्रिया भी कह दूंगा। उससे ये भी पूछ लूँगा कि इस कंबल पर ये खून के धब्बे कैसे लगे। लेकिन फिर मैं सोचता हूँ मैं तो इस गांव में इस बूढ़े आदमी का घर भी नहीं जानता, तो फिर इसको एक गिलास कैसे लौटाऊंगा और कैसे जाऊंगा। लेकिन फिर मैंने मन ही मन में सोचा गांव जाने के बाद जो कोई मुझे वहां मिलेगा मैं इससे पूछ लूंगा। जिस वक्त ये सब चीज़ें चल रही थी इस वक्त शायद रात के लगभग 11 बज चुके थे। इस वक्त मैं अकेला ही अपने ट्रक से नीचे उतरकर इस गली की तरफ जा रहा था। वो बूढ़ा आदमी अपने गांव के अंदर चला गया। इस गली में सब धीरे धीरे अंधेरे की तरफ जा रहे थे, क्योंकि इस वक्त मेरे पास कुछ ना था, ना कोई टॉर्च ना लालटेन और ना ही मेरे साथ मेरा कोई दोस्त, क्योंकि मेरे ट्रक पर कोई दोस्त मेरे साथ काम पर नहीं जाता था। ट्रक में जो माल लोड होता था वो फैक्ट्री के लोग ही कर देते थे, और जिस जगह मुझे ये माल पहुंचाना होता था इस जगह पर माल उतारने वाले लोग होते थे। तो ऐसे में शुरू ही में ट्रक का जो मालिक था वो मेरे साथ किसी भी दोस्त को नहीं भेजता था। तब तक इन 5 सालों के दौरान मैं अकेला ही सफ़र तय करता आ रहा था। जब मैं गांव के अंदर की तरफ जाने लगा तो इस सड़क की वो हालत देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे कोई इस सड़क की तरफ कभी भी नहीं आता जाता होगा, क्योंकि वो सड़क इतनी ज़्यादा टूटी फूटी और ऊबड़ खाबड़ थी। इसको देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि यहाँ पर कभी कोई सड़क का कोई काम हुआ हो। तो वो किसी पहाड़ के ऊपर की तरफ गली जा रही थी। ऊबड़ खाबड़ रास्ता लग रहा था। साथ ही सड़क के दोनों तरफ जो कच्चे मकान थे, इन मकानों की हालत देखकर तो मुझे कभी लग ही नहीं रहा था कि इन मकानों में कभी कोई रहता भी होगा, क्योंकि इन मकानों के बाहर की तरफ जो दरवाजे थे वो पूरी तरीके से बंद थे। लेकिन इसके साथ ही इतनी ज़्यादा दीमक लगी हुई थी कि इनके दरवाज़ों की हालत गल चुकी थी।
ऐसा लग रहा था जैसे वो दरवाजे पिछले कई सालों से बंद पड़े हो, इन्हों के घरों के अंदर कोई ना रहता हो। तभी मैं धीरे धीरे उस घर ही में तभी मैं धीरे धीरे चलते चलते इस गांव के हर एक घर की तरफ देखते हुए इस गांव के काफी अंदर तक चला गया। लेकिन इतनी दूर तक आने के दौरान मुझ पर घर की बिल्कुल यही हालत दिखाई दे रही थी। किसी भी घर के ऊपर छत नहीं थी, और अगर किसी के ऊपर थी तभी तो वो पूरी तरीके से सड़ गल चुकी थी। इस गांव की वो हालत देखकर मुझे ऐसा ही लग रहा था इस गांव में कोई इंसान रहता ही ना हो, क्योंकि इस गांव में किसी इंसान के तो रहने की दूर की बात थी, बल्कि वहां तो मुझे कोई गली का भटका हुआ कुत्ता भी नहीं दिखाई दे रहा था। ऐसे में मेरे लिए इस बूढ़े आदमी का घर पाना और ढूंढ पाना बहुत मुश्किल हो गया था। अब तो धीरे धीरे मुझे इस बूढ़े आदमी के ऊपर भी शक होने लगा, क्योंकि इस गांव में जब मुझे टूटे फूटे और वीरान मकान दिखाई दिए और इन घरों के काफी लंबा लंबा घास हुआ था, इस हालत को देखते हुए अंदर भी आ चुका था। और इतनी जल्दी वो अचानक से वो बूढ़ा कहाँ चला गया। इस वक्त मैं गली के बीचों बीच रात के इस घने अंधेरे में खड़ा खड़ा यही सोच रहा था। लेकिन तभी मुझे अचानक से घर के अंदर से ऐसी आवाज सुनाई दी जैसे कोई किसी बहुत सी धारदार चीज से किसी चीज को काट रहा हो, और बार बार मुझे वो टक टक की आवाज सुनाई दे रही थी। वो आवाज कुछ इस तरह की थी जैसे कोई किसी कुल्हाड़ी या फिर बड़े से धारदार चक्कू टाइप की आवाज किसी लकड़ी के ऊपर की चीज को काट रही हो, और वो लगातार इस चीज को काटने में ही जा रही हो। अब जैसे ही मुझे ये आवाज सुनाएगी तो मुझे जिसकी तरफ से वो आवाज आ रही थी मैं इस तरफ जाने लगा। जब मैं इस घर के बिल्कुल कोने में पहुंचा तो मुझे दिखाई दिया कि इस घर के अंदर एक हल्की हल्की रोशनी चल रही है, जो कि इस घर की दीवार के ऊपर बने हुए एक छोटे से खिड़की की टाइप के हिस्से से बाहर की तरफ आती हुई दिखाई दे रही थी। अब यहाँ पर मैं लोगों को बता दूं कि इस गांव में जो घर बने हुए थे वो बहुत ही पुराने के ज़माने और पुराने टाइप के बने हुए थे, जिसकी वजह से इन घरों के आज के घरों की तरह कोई भी खिड़की या फिर रोशनदान नहीं था, बल्कि हर एक घर में छोटे छोटे छेद बने हुए थे, जो कि शायद हवा के आने जाने या अंदर की बाहर और बाहर के अंदर देखने के लिए थे। अभी नहीं तरह के छेदों में से मैं इन घर के अंदर से आती हुई रोशनी को देखकर मैं इस दीवार के थोड़ा करीब जाता हूँ। लेकिन जैसा कि मैंने आपको इस कहानी में बताया है कि इस गली के सभी घरों के बाहर लंबी लंबी घास उगी हुई थी, और दीवारों के अगल बगल ढकी हुई दीवारों में पत्थर पड़े हुए थे। इस वजह मुझे इस घर के छेद का थोड़ा करीब जाने में दिक्कत हो रही थी, क्योंकि इस दीवार के बगल में जो घास उगी हुई थी, इस घास में मुझे रात के वक्त कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। साथ ही दीवार के पास में बड़े हुए इन ऊबड़ खाबड़ पत्थरों के वजह से मैं अपने कदम भी नहीं रख पा रहा था। इनमें मुझे कुछ पत्थर अपने अंदर घसक कर नीचे की तरफ गिरने लगे, लेकिन फिर मैंने किसी तरीके से ध्यान वहां पर पैर जमा लिए। इसी तरीके से उसने घास को नीचे से हटाकर साइड में अपने पैरों को जमा लिया, और घास को साइड में हटाकर इस घर की दीवार के पास चला गया। और जब मैंने दीवार के अंदर बनी हुई इस छेद से इस घर के अंदर तरफ देखा तो इस घर के अंदर का नज़ारा देखकर मेरी तो रूह ही फट गई, और वही के वही हाथ पैर फूल गए, क्योंकि अंदर की तरफ इस घर में जो कुछ चल रहा था ये सच में बहुत ज़्यादा डरावना था। अगर रात के वक्त इस वक्त मेरी कोई दूसरा इंसान होता मेरी जगह पे और वो सब कुछ देख लेता, इसका वही बिल्कुल ही मर जाता, जो इस वक्त मेरे साथ हुआ। जैसे ही मैंने दीवार में बने हुए इस खिड़की नुमा छेद से इस घर के अंदर देखा तो मुझे दिखाई दिया कि इस घर के अंदर जिस दीवार से मैं झांक रहा हूँ वो एक कमरे की दीवार है, और वो कमरा इस घर के कोने की तरफ बना हुआ है। जब मैं इस कमरे के अंदर देखता हूँ तो मुझे दिखाई देता है कि इस कमरे के बिल्कुल बीच के बीच एक बड़ी सी लोहे की टेबल बनी हुई है, और इस टेबल पर एक आदमी की सर कटी हुई लाश पड़ी है। और इस वक्त इस लाश का सिर्फ शरीर ही नहीं था, वहां पर इस सर का नाम और निशान भी नहीं था। लेकिन जैसे ही मैंने ये चीज देखी तो मैं काफी देर घबरा गया। फिर मैं अपनी नजरों को तीछा करके जब इस कमरे में उधर उधर देखा तो मुझे दिखाई देता है कि इस कमरे में ऊपर की तरफ एक लोहे की तारें बनी हुई है। इस लोहे की तार पर जिस तरीके से कपड़े सूखते हैं इस तरह इंसानों के कटे हुए सर लटके हुए थे, यानी कि इस वक्त इस तार पर लगभग 10 से 15 आदमी और औरतों के सर कटे हुए थे। कहने का मतलब ये है कि इस कमरे के अंदर सिर्फ मर्द लोग ही नहीं
कि सर कटे थे, बल्कि लगभग औरतें भी, इसमें 5 से 6 औरतें जिनका सर उस लोहे की तार पर लटक रहा था। स्वरों का मरा हुआ शरीर इस वक्त मुझे इस कमरे में कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन इसके बाद जैसे ही मैंने इस लोहे की टेबल पर सर कटी हुई लाश की तरफ नज़र दौड़ाई, जब मैंने इसकी तरफ गौर से देखा तो मुझे दिखाई दिया कि इसकी लाश और गर्दन से लेकर नीचे तक बिल्कुल बीच में से फाड़ कर इसको अलग किया गया है। लेकिन वो हालत देखकर ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने इसका वहाँ पर पोस्टमार्टम किया हो। मैं वो सब चीज़ें देख ही रहा था, तभी अचानक से मुझे इस कमरे के अंदर से एक हल्की सी आवाज़ सुनाई देती है। वो आवाज़ मुझे कुछ इस तरह की थी जैसे कोई किसी बड़े से लोहे के दरवाजे को खसकाकर इस कमरे के अंदर घुस रहा हो। थोड़ी ही देर बाद मेरा ये शक यकीन में बदल जाता। दरअसल जब मैं इस दीवार से चेक टेक लगाकर लगातार इस कमरे के अंदर देख रहा था, तो मुझे दिखाई दिया कि इस कमरे का दरवाज़ा खोल कर इसके अंदर एक औरत आती है। लेकिन इस औरत को देखकर मुझे ये पता चल चुका था कि वो कोई जवान औरत नहीं, बल्कि उम्र की बूढ़ी औरत है। लेकिन इस औरत की वो हालत देखकर बिल्कुल भी मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इसने अपनी ऐसी हालत क्यों बना रखी है। दरअसल जब मैं इस दीवार के छेद में से अंदर की तरफ देखता तो मुझे दिखाई दिया कि ये औरत ने अपने सर के पूरे बाल ही काट रखे हैं। इस वक्त इसके सर पे बालों का नामो निशान भी नहीं था। लेकिन इसने अपनी नाक में एक लंबी सी नथ पहन रखी थी, यानी कि जिस तरह की गोल घुमावदार चूड़ी होती है ना, इस चीज़ की इस औरत ने अपने नाक में वो पहन रखी है नथ। इस वक्त इस औरत ने बिल्कुल कुछ ऐसा ही अपनी नाक में पहन रखा था। साथ ही इसके शरीर पर इतनी ज़्यादा झुर्रियाँ पड़ी हुई थी कि इन झुर्रियों को देखकर मैंने ये अंदाज़ा लगा रखा था कि शायद इसकी उम्र 60 से 65 साल के आसपास है। लेकिन भला इस उम्र में भी इस वक्त इन लोगों को इस तरीके से मार कर इनके सर और इनकी लाशों को वहाँ पर क्यों लटका कर रखा है, उस वक़्त मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। इस वक़्त मुझे डर तो काफ़ी ज़्यादा लग रहा था, लेकिन मैं ये देखना चाहता था कि आखिर वो औरत इस कमरे में आने के बाद आगे क्या करती है। इसलिए मैं किसी छिपकली की तरह इस दीवार के पास चिपका रहकर लगातार इस कमरे के अंदर देखता रहा। लेकिन इस दौरान मुझे महसूस हुआ कि जैसे मेरा सर हल्का-हल्का चकरा रहा हो, मुझे चक्कर आ रहे हों। धीरे-धीरे वो चीज़ मेरे शरीर में बढ़ती जा रही और मेरे हाथ-पैर अजीब तरीके से कँप-कँपाने लगे। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज़ मेरे ऊपर असर कर रही हो, जिसकी वजह से मेरा पूरा शरीर इस तरीके से अपने आप ही कमज़ोर पड़ा है। लेकिन फिर कमरे के अंदर जो कुछ भी हो रहा था, इसको देखना चाहता था। जब मैं इस दीवार के पास खड़ा रहकर लगातार इस कमरे के अंदर देख रहा था, तो आगे मुझे कुछ यूँ दिखाई देता है कि वो औरत इस कमरे के अंदर से एक बड़ा-सा चाकू की तरफ एक धारदार हथियार लेकर आती है। और इस तरह धारदार हथियार गाँव में अक्सर पेशा चारों को काटने के काम आता है। लेकिन उस वक़्त वो औरत इस हथियार का कोई चारा काटने के लिए नहीं, बल्कि इस टेबल के ऊपर पड़ी हुई इस लाश को काटने के काम में ला रही थी। जब मैं वो इस कमरे के दरवाजे को इस टेबल के पास में आती हुई वो वहाँ औरत दिखाई देती है। सबसे पहले इस गिलास के फटे हुए पेट के अंदर से एक अंतड़ियों को निकाल कर बाहर फेंक देती है और इसके बाद इसकी कलेजी को निकाल कर इस धार-धार हथियार से इसके टुकड़े-टुकड़े करने लगती है। जिस वक़्त वो इस कलेजी को काट रही थी, वहाँ पर एक बिल्कुल वैसे ही आवाज़ आ रही थी। जैसे आवाज़ सुनकर मैं अभी कुछ पहले टाइम आपको बता रहा था, इस औरत के द्वारा इस लाश को काटने की आवाज़ थी। लेकिन इस कमरे के अंदर का माहौल देखकर मैं पूरी तरीके से सर पकड़ कर बैठ गया। उस वक़्त मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर अब मैं क्या करूँ? वहाँ चिपका-चिपका ही सोचता हूँ कि मेरे यहाँ से चाप निकल जाना ही बेहतर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो कुछ हो रहा है वो बहुत ज़्यादा भयानक और ख़तरनाक है। अगर एक बार मैं इस बूढ़ी औरत के हाथे चढ़ गया, तो फिर शायद मेरा भी वही हाल होगा जो मेरी आँखों के सामने पड़ी हुई इस आदमी की लाशों के साथ हो रहा है। अब भी मैं ये बात सोच ही रहा था कि जैसे ही वहाँ से निकलने का सोचता हूँ, उस वक़्त मुझे चक्कर आने लगते हैं। पहले ही मेरे पैर काँप रहे थे, इस वजह से मैं ठीक तरीके से इस दीवार के पास चल भी नहीं रहा था और पत्थरों से नीचे ही उतर पाता हूँ और गड़बड़ाहट में मेरे पैरों के नीचे से कुछ पत्थर खिसक कर नीचे गिर जाते हैं, जिनकी आवाज़ गिरने की वहाँ पर काफ़ी तेज़ आवाज़ आती है। और जैसे ही वहाँ पर इस दीवार के पास वो आवाज़ आती है, तो वो अंदर की तरफ से इस लाश के टुकड़े कर रही थी। इस औरत की नज़रें मेरी तरफ जाती हैं। अब इस आवाज़ को होता हुआ देखकर मैं मेरे मन ही में यही सोचता हूँ, कहीं इस औरत को ये आवाज़ सुनाई ना दे। जैसे ही मैं ये बात
कंफर्म करने के लिए फिर से दीवार के छेद से अंदर की तरफ झांकता हूँ तो मैं देखता हूँ कि औरत वो से मेरी ही तरफ देख रही थी। इस वक्त मेरी और इस औरत की कुछ पल के लिए नज़रें भी मिल जाती हैं, लेकिन मेरी तरफ देखते ही वो जब वो अजीब तरीके से मुस्कुराने लगती है। इसकी इस ड्रोनी मुस्कान को मैं देखकर समझ गया था कि अब ये इस वजह से पीछे की तरफ चला गया और इस भागने की सोचता हूँ, लेकिन 6 कदम इस पत्थरों के ढेर पर नीचे गिर जाता हूँ। और नीचे उतरते ही मुझे धीरे मेरे सामने की तरफ से वही बूढ़ा आदमी दिखाई देता है, जो अभी कुछ देर पहले मुझे वो चाय पिलाने ट्रक में आया था। अब जैसे ही मैं इस बूढ़े आदमी को देखता हूँ, तो मदद की उम्मीद से इसकी तरफ बढ़ता हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं इसके पास पहुँचता, इसे कुछ बता पाता, इससे पहले इसने पास पहुँचते ही वो अंधेरे में अपने बीच की तरफ से एक मोटा सा लोहे का हथौड़ा निकाला और जोर से मेरे सर पर दे मारा। जैसे ही वो मुझे इस हथौड़े की मेरे सर पर मारता है तो मैं वहीं से धड़म से गिर जाता हूँ। नीचे गिरते ही बेहोश हो जाता हूँ, क्योंकि पहले ही मेरे शरीर में कुछ ऐसा हो रहा था जिसकी वजह से मेरा शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा था। अब इस हथौड़े की चोट पड़ते ही तो मैं बिल्कुल ही बेबस होकर वहाँ गिर जाता हूँ, गिरते ही बेहोश हो जाता हूँ। मेरे आगे क्या हुआ इसके बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता, लेकिन जब मेरी आँख खुलती है तो मैं अपने आप को इस खूनी कमरे के अंदर पाता हूँ, जिस कमरे के अंदर मैंने वो लाश कटी हुई देखी थी। मेरे लिए सब ज़्यादा डरावनी बात ये थी कि इस वक़्त मेरे इस लोहे की बड़ी सी टेबल के ऊपर लेटा हुआ था, जिस टेबल के ऊपर अभी मैंने कुछ देर पहले इस लाश को कटते हुए देखा था। अब आप वहाँ पर जाकर समझ चुका था कि अब मेरे साथ क्या होने वाला है। लेकिन तभी जब मैंने अपनी नज़रों को घुमाकर चारों तरफ गौर से देखा, इस कमरे के अंदर देखता हूँ तो मुझे दिखाई देता है कि इस कमरे के अंदर किसी लैब की तरह अलग-अलग प्रकार के काँच के बर्तन रखे हुए हैं और इन्हीं सभी बर्तनों के नीचे आग जल रही है। साथ ही इन बर्तनों के ऊपर के किनारे तक पानी भरा हुआ और साथ ही लोग इसके आगे आप बात सुनकर अंदाज़ा होगा कि इस वक़्त कितना डर लग रहा होगा। दरअसल जैसे ही मैं इस कांच के बर्तनों में देखता हूँ तो मुझे दिखाई देता है कि इन कांच के पानी से भरे हुए बर्तनों में कुछ नहीं बल्कि इंसानी शरीर के अलग-अलग हिस्से हैं, जिनमें इन कांच के बर्तनों में पानी के अंदर डालकर उबाले जा रहे हैं। वह किसी बर्तन में इंसान की आँख पड़ी हुई है तो किसी में इंसान की कलेजी, कुछ बर्तनों में इंसान की घुटनी, किडनी और कुछ में ज़िंदा इंसान का निकला हुआ दिल। ये सब चीज़ें देखकर मैं समझ गया था, यहाँ पर मरने वालों को बहुत ही दर्दनाक और भयानक मौत दी जाती है। इसके साथ ही इस कमरे की दीवार की एक तरफ, जैसा कि मैं आपको बताया है कि पहले ही वैसे इंसानों के कटे हुए सर लटके हुए थे, लेकिन इन लटके हुए सरों के चेहरों में एक ही चेहरे की आंख नहीं थी। यहाँ मेरे हर किसी इंसान की आंखें निकाल ली गई थी, जिनका वो कटा हुआ सर था वहाँ पर लटका हुआ। मैं अपने आप को इतनी भयानक हालत में पाकर समझ गया था कि आगे मेरे साथ क्या होने वाला है। लेकिन तभी अचानक से फिर से इस कमरे का दरवाज़ा खटकता है। इस दरवाजे के बाहर वो बूढ़ी औरत निकल कर अंदर आती है, लेकिन जैसे ही इस बूढ़ी औरत को देखकर मैं वहाँ से भागने की कोशिश करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि बूढ़ी औरत ने मुझे बहुत सी लोहे की तारों को बांध रखा है। मैं वहाँ कोशिश करने की कोशिश भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो सारी लोहे की तारें मुझे ऐसे लग रही थी मेरे शरीर में धंस चुकी हों, जिसकी वजह से मुझे बहुत भयंकर दर्द हो रहा था। अब मैं चाहकर भी वहाँ से भागने की कोशिश नहीं कर सकता और ना ही दर्द के मारे छटपटा सकता, क्योंकि जैसे ही मैं थोड़ा बहुत हिलता वो कांटे वाली तार मेरे शरीर के अंदर चुभने लगती। इस वजह से मैं वहाँ पर बिल्कुल किसी एनर्जी और बिल्कुल ख़त्म हुए इंसान की तरह पड़ा पड़ा अपनी आंखों के सामने जो कुछ हो रहा था सब कुछ देख रहा था। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा ताज्जुब इस बूढ़े आदमी को हो रहा था, जो कि मेरे सामने बिल्कुल भोला भाला इंसान बनकर आया था और फिर किसी तरीके से इसने मेरे सर पर इस हथौड़े से मारा और वो चीज़ें मुझे बार बार अपने द्वारा गई इस गलती के ऊपर पछतावा हो रहा था, जिस गलती के चलते मैंने इस बूढ़े आदमी को अपने ट्रक के अंदर लिफ्ट दी थी। तभी क्योंकि इस वक्त इस औरत के अंदर आते ही वो बूढ़ा आदमी भी इसके पीछे पीछे वहीं अंदर आ गया। तो फिर वो दोनों ही अपने हाथों में वो धारदार हथियार लिए अजीब तरीके से हंसते हंसते मेरी तरफ बढ़ने लगे और इसको अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर मैं समझ गया था कि ये मुझे जिंदा काटने वाले हैं और मेरे शरीर को भी अलग अलग हिस्सों में काट और फाड़ कर निकालने वाले हैं। इस वजह से मैंने अपने मन ही मन में अल्लाह को बार बार याद कर रहा था और मन ही मन में ये दुआएं कर रहा था कि ए अल्लाह, मुझे किसी तरह इन शैतानों के हाथों से बचा लो और आज मुझे इनके हाथों से बचा ले। मैं कभी भी भूल कर किसी भी आदमी को रात के वक्त लिफ्ट नहीं दूंगा और ना ही कभी कोई ऐसी गलती करूंगा जिसकी वजह से फिर से ऐसी मुसीबत में पड़ूं
लेकिन जैसे ही वो बूढ़ी औरत मेरे शरीर को ऊपर धारदार हथियार से हमला करने की कोशिश करती है, तो मैं ज़ोर से चीखता हुआ, और इस चीखते के साथ ही मेरी आंखें के सामने अंधेरा छा जाता है और वहाँ से कुछ गायब हो जाता है। साथ ही एक भयानक चीज़ के साथ मैं उठ जाता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं उठता हूँ, तो मैं देखता हूँ मेरे शरीर में किसी भी प्रकार के कटीले कांटों वाले तारों का नहीं बंधा हुआ, और इस वक्त मैं किसी लोहे के बीच पर नहीं लेटा हुआ, ना ही इस ड्रोने घर में हूँ, बल्कि अपने ही ट्रक के कैबिन में सोया हुआ था। अब जैसे ही ये चीज़ें इस वक्त आप सोच रहे होंगे, बिल्कुल वैसा ही मैं भी सोच रहा हूँ। यानी कि उस वक्त मैं ड्रोना सपना देख रहा था, लेकिन इतना भयानक सपना देखने के बाद मेरे अंदर इस गांव के बगल में इस सड़क पर रुकने की अब एक पल की भी हिम्मत नहीं थी। इस वजह से मैं अपने बिना मुंह धोए फौरन उठकर ड्राइवर सीट पर बैठ जाता हूँ और अपने ट्रक को स्टार्ट करता हूँ। लेकिन ट्रक को स्टार्ट करने के साथ साथ ही मेरी नज़र इस गली की तरफ जाती रही, जिस गली में वो बूढ़ा आदमी उतर कर इस गांव की तरफ जा रहा था। लेकिन इस बार जैसे ही मैं इस तरफ देखता, तो मुझे दिखाई देता कि अभी वो बूढ़ा आदमी अपने हाथ में वो चाय की केतली लिए हुए अपने हाथों से मेरी तरफ बढ़ रहा है। वो कंबल लिए हुए अब भी वहीं पर खड़ा है, लगातार घूर रहा है, एक तक मेरे ट्रक की तरफ देख रहा है। अब जब मैंने इसको चाय की केतली के लिए वहां खड़ा देखा, तब तो मुझे ज्यादा हैरत नहीं हुई, लेकिन जब वो मेरे दौड़ दी गई कंबल और इसके हाथ में देखी हुई, मैं सोचता कि आदमी तो यहाँ आकर मुझे ये कंबल वापस दे गया, तो फिर इसके पास ये कंबल कैसे हैं। लेकिन तभी मैं सोचता हूँ, कहीं मैं कोई टाइम ट्रैवल तो नहीं कर रहा, हो सकता है मैं कुछ अपना ही नहीं देख रहा। और मैं सोच ही सोच में इस बूढ़े आदमी और इस बूढ़ी औरत के जंगल में फंस गया था। शायद किसी ताकत ने मुझे वहीं पे बंद कर लिया हो, मुझे वहां से बचकर निकाल लिया हो। लेकिन फिर जैसे ही सड़क पर खड़ा हुआ, वो बूढ़ा आदमी धीरे धीरे मेरी तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा, तो मैं अपने ट्रक को वहां से काफी तेज स्पीड में दौड़ाता हुआ, और जब मैं अपने ट्रक को वहां से काफी तेज स्पीड में दौड़ाता इस गांव से थोड़ा आगे की तरफ निकला, तो मुझे बड़े पेड़ के नीचे एक बोर्ड लगा हुआ दिखाई दिया, जिस पर बड़े बड़े काले लफ्जों में एक नाम लिखा हुआ था। इसका नाम पढ़कर मैं समझ गया था कि आज मैं किसी ड्रोनी जगह से बचकर निकला हूँ। दरअसल इस बोर्ड पर लिखा हुआ था, शैतानपुरा गांव में आपका स्वागत है। यहाँ इस गांव का नाम शैतानपुरा था, और शायद सच में किसी ने शैतानी ताकत लोगों की वजह से इस गांव का नाम शैतानपुरा निकला हो। लेकिन बाकी घरों के लोग इस गांव को छोड़कर कहाँ गायब हो गए, वो घर इतने लंबे टाइम से वहां पर बंद क्यों पड़े, इसके बारे में मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। लेकिन फिर से इस कच्ची सड़क पर लगभग आधे घंटे तक ट्रक भगाते रहने के बाद एक हाईवे पर पहुंच गया, और इस तरीके से इस दिन मेरी इस ड्रोन हादसे से जान बच गई। लेकिन मैं इस चीज़ को आज तक नहीं भुला पाया, और ना ही ये समझ पाया कि ये सब कुछ सिर्फ एक सपना था। आप लोग इन चीज़ों के बारे में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं इस रात आखिर मेरे साथ क्या हुआ था। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों, इसके बाद हमारा यही सिलसिला शुरू करते हैं कि आप हमें अपनी कहानी के बारे में ज़रूर बताइएगा।